नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सहारनपुर और कुशीनगर जहरीली शराब कांड का जो मामला था उसमें एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। मिथाइल अल्कोहल पीने की वजह से लोगों की जान गई थी। प्रमुख सचिव गृह को रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। यूपी उत्तराखंड सीमा पर धड़ल्ले से बिकती है शराब। कच्ची शराब में इथाइल की जगह मिथाइल का हुआ था इस्तेमाल। पुलिस आबकारी विभाग के कई अधिकारी जो है वो लापरवाही के दोषी पाए गए हैं। एसआईटी के मुताबिक कारोबार से जुड़े 30 गुनहगारों के नाम सामने आए हैं इस रिपोर्ट में। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? जी ना, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों को हिला दिया था। उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर लगा हुआ सहारनपुर का मामला था और दूसरा बिहार की सीमा से लगा हुआ देवरिया का मामला था। एक बात स्पष्ट हो गई है एडीजी रेलवे संजय सिंघल जो एसआईटी के हेड थे उनकी रिपोर्ट में कि उत्तराखंड में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके यहाँ जो दवाई बनाने में केमिकल यूज होता है उसके कुछ केमिकल का इस्तेमाल हुआ है जिसको आमतौर पे शराब का इंग्रेडिएंट नहीं माना जाता है। उस इंग्रेडिएंट के सहारे वो शराब बनाई गई थी। ये कोशिश की जा रही थी शायद इससे नशा बेहतर होगा, ज्यादा होगा और उनकी बिक्री ज्यादा होगी। उसी का दुष्परिणाम देखने को मिला है। सहारनपुर में जो मौतें हुई हैं और उत्तराखंड में भी मौतें हुई हैं। उस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं। लोकल लेवल पर पुलिस और प्रशासन, आबकारी विभाग के लोगों का जो सहयोग था उसका जिक्र भी है। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई उस वक्त होनी थी वो तो हो गई है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद गृह विभाग एक्शन लेगा, सरकार तक ये रिपोर्ट जाएगी। उसके बाद तय होगा कि जिम्मेदारी किसकी थी। वहां पर जहरीली शराब बन रही थी, उसको क्यों नहीं रोका गया, वो कैसे बिक रही थी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। थी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि बिक रही है आराम से और किसी को खबर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लिहाजा कार्रवाई जरूरी है। बात करेंगे प्रियंका गांधी की, जो कि 3 दिवसीय यूपी दौरे पर यूपी में रहेंगी। वो प्रियंका लखनऊ पहुंचेंगी, इसके बाद सबसे पहले अमेठी और रायबरेली जाएंगी और इसके बाद अयोध्या का दौरा भी करेंगी। कार्यक्रम के मुताबिक आज प्रियंका 10:30 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वो अमेठी जाएंगी। इसके बाद 28 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। 29 मार्च को वो अयोध्या जाएंगी। शिवानी शर्मा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। शिवानी, क्या कुछ रहने वाला है आज अगर हम प्रियंका गांधी का जिक्र करें तो? देखिए जीनत, अमेठी और रायबरेली ऐसी जगह है जहां प्रियंका गांधी का आना एक बहुत ही महत्व रखता है। और जब राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी प्रियंका गांधी को जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो ये कहा था कि प्रियंका बहुत जल्द अमेठी और रायबरेली के लोगों से रूबरू होंगी। और आज जब प्रियंका गांधी वहां आएंगी तो कांग्रेस ने भव्य स्वागत की वहां पर तैयारी की हुई है और प्रियंका अपने चिर परिचित अंदाज में कई जगह जाएंगी, कई जगह उनका स्वागत होगा, लोगों से मुलाकातें होंगी। और आज जब वो यहाँ पहुंचेंगी तो जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। और रात में वो भूएबाव गेस्ट हाउस रायबरेली पहुंचेंगी, जहां कल से अपनी मां की जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों से उनकी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सुल्तानपुर पूर्व विधायक अमिता सिंह पर केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति के नुक्कड़ सभा करने का उन पर केस है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह की पत्नी है अमिता। डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में की थी नुक्कड़ सभा। बल्दी राय के शिवपुर और इब्राहिमपुर में की थी उन्होंने नुक्कड़ सभा। बीजेपी ने यूपी के 29 और प्रत्याशियों की सूची जारी की तो उसमें कई मौजूदा सांसदों के नाम गायब थे, तो कई नए चेहरों पर पार्टी ने दांव लगाया है। रिपोर्ट। नाथ पांडे जी चंदौली से चुनाव लड़ेंगे पुनः। उसके साथ केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी वो गाजीपुर से पुनः चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ मेनका गांधी जी वह सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी और वरुण गांधी वह पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने यूपी की 29 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की।
जिसमें कई बड़े चेहरों के नामों की घोषणा की गई। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी, गाजीपुर से मनोज सिन्हा, रामपुर से जया प्रदा, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, इटावा से रमाशंकर कठेरिया, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, धौरहरा से रेखा वर्मा, फारुखाबाद से मुकेश राजपूत, कन्नौज से सुब्रत पाठक, कानपुर से सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, बाराबंकी से उपेंद्र रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, बस्ती से हरीश द्विवेदी, महाराजगंज से पंकज चौधरी, वहीं कुशीनगर से विजय दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, तो वहीं बलिया से वीरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं सबसे बड़ा बदलाव केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर देखने को मिला, जिसमें दोनों मां बेटों की सीटों को आपस में बदल दिया गया है। वहीं रामशंकर कठेरिया को आगरा से इटावा और भदोही के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया से उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में रीता बहुगुणा जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का भी नाम है। रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज से, तो वहीं महेंद्र नाथ पांडे को चंदौली सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं इस बार कई मौजूदा सांसदों का भी टिकट काट दिया है। सबसे पहला नाम मुरली मनोहर जोशी का है। कानपुर से इनका टिकट काट दिया गया है। इसी तरह से प्रियंका रावत का बाराबंकी से, राजेश पांडे का कुशीनगर से, नेपाल सिंह का रामपुर से, भरत सिंह का बलिया से और अशोक दोहरे का इटावा से पत्ता साफ कर दिया गया है। बीजेपी ने इस बार नए चेहरों पर भी दांव खेला है। उसमें सबसे पहला नाम जया प्रदा का है। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने मंगलवार को ही बीजेपी ज्वाइन किया और उनका टिकट रामपुर से फाइनल कर दिया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद जया प्रदा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। कहना चाहती हूँ कि पुराने बातों को भूलना चाहिए और मुझे ये नई जो जर्नी शुरू हुई है और नई पार्टी के साथ, तो मेरे लिए बहुत सपोर्ट है और मेरे लिए आशीर्वाद है पार्टी के अधिनेताओं का। तो मेरा रास्ता जो है साफ नजर आ रही है। वहीं राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने भी जया प्रदा के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने नाचने वाली तक का जो एक संबोधन किया है, तो क्या इस बार चुनाव में वो बोल पाएंगे? इस बार अगर चुनाव में बोलेंगे तो प्रबुद्ध महिलाओं का चिमटा जुलूस निकलेगा, ताकि उनकी जीभ पर वो चिमटा लगे प्रतीकात्मक रूप से। यह भारतीय जनता पार्टी है और इसके नेता नरेंद्र मोदी हैं। जब पाकिस्तान को नहीं छोड़ा तो आजम कैसे बचेगा? बीजेपी ने इस बार 74 पार का नारा दिया है, लेकिन पिछली बार की ऐतिहासिक जीत को दोहरा पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया और अब उनकी जगह पर योगी सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी को उम्मीदवार बनाया गया है। जिसका अंदाजा सभी को था, आखिरकार वही हुआ। पहले आडवाणी और अब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी ने कानपुर के मौजूदा सांसद और मोस्ट सीनियर लीडर डॉक्टर जोशी का टिकट काट दिया है।
बकायदा उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि वो इस बार संसदीय चुनाव न लड़े। जोशी का टिकट क्यों कटा, ये जानने से पहले इस बात को जान लीजिए कि आखिर बीजेपी में उनकी शख्सियत क्या है। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी की नींव रखने वाले नेताओं में से एक हैं। डॉक्टर जोशी 1977 में पहली बार अल्मोड़ा से सांसद चुने गए। उसके बाद कई बार चुनाव जीता। 1996 में अटल जी की सरकार में गृह मंत्री भी रहे। 1991 से 1993 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। दरअसल बीजेपी बुजुर्ग नेताओं को धीरे धीरे रिटायर कर रही है और उसी कड़ी में पहले लाल कृष्ण आडवाणी और अब मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया गया। पार्टी आलाकमान से मिले रेड सिग्नल को जोशी ने जबरन वीआरएस देने जैसा करार दिया। चुनाव नहीं लड़ने को लेकर उन्होंने कानपुर की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने से मना किया है। जोशी के पत्र से जाहिर है कि वो आलाकमान के फैसले से खुश नहीं, लेकिन फैसला पार्टी का है तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। जोशी के टिकट कटने को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि जोशी जी को मोदी सरकार की सच्चाई उजागर करने की कड़ी सजा मिली है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व है, उनको ये सच पसंद नहीं आया होगा और इसीलिए श्री मुरली मनोहर जोशी को घर भेजा गया है। कांग्रेस ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी भी पार्टी के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी के सभी पुराने अध्यक्षों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। तो आज इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो जो चारों अध्यक्षों को एक जगह में मिलकर तय करना चाहिए। फिलहाल अब ये कंफर्म हो चुका है कि कानपुर सीट पर बीजेपी किसी नए चेहरे को उतारने जा रही है, लेकिन ये नया उम्मीदवार कौन होगा, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 ब्यूरो। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। जयप्रदा के बीजेपी में शामिल होने और यूपी की सियासी हलचल को लेकर न्यूज़ 18 ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह से खास बातचीत की। सुनिए। चुनाव के मद्देनजर आई बात करते हैं, हमारे साथ में अमर सिंह जी हैं। अमर जी, जिस तरह से अब जयप्रदा अब आई हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर में जो रामपुर की जो सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, जहां पर इनके टक्कर में आजम खान हैं जो आपके पुराने सहयोगी भी रहे हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि कितना इस पर कड़ी टक्कर होने वाली है? कोई टक्कर ही नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आजम खान जी, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, गरीबों की बस्ती को उजड़वाना, भले हमारी राजनीतिक विरोधी नहीं हो, लेकिन मिकी मियाँ का बड़ा सम्मान था रामपुर के नवाब का। उनकी पत्नी नूरबानो के साथ अभद्र व्यवहार करना, विशेष रूप से महिलाओं के चरित्र के बारे में टिप्पणी करना। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर साहब खड़े थे, उनके ऊपर मादक पदार्थों के सेवन का और संग्रह का गलत आरोप लगाकर समाजवादी प्रशासन का दुरुपयोग करके उन्हें जेल भिजवाना। पुरातत्व विभाग से संबद्ध पुरानी ऐतिहासिक प्राचीन सदियों पुरानी जो रामपुर की ऐतिहासिक धरोहरें थी, रामपुर राजघराने का संबंध टर्की तक से था, उस जमाने की तमाम चीज़ों को ध्वस्त कराना सिर्फ इस दुराग्रह के लिए कि हम महल को कुछ नहीं समझते, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। यहाँ तक कि जनता नहीं भूली होगी अमर सिंह और अमर सिंह जैसे लोग। इनकी पत्नियों को काटना चाहिए, इनकी बच्चियों को के ऊपर तेजाब डाल करके उन्हें गला देना चाहिए। जयप्रदा जी को उन्होंने नाचने वाली तक का जो एक संबोधन किया है, तो क्या इस बार चुनाव में वो भूल पाएंगे? इस बार अगर चुनाव में बोलेंगे तो प्रबुद्ध महिलाओं का चिमटा जुलूस निकलेगा, ताकि उनकी जीभ पर वो चिमटा लगे, प्रतीकात्मक रूप से, वर्चुअली नहीं। वो चिमटा बजाते हुए महिलाएं उनको घेरेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी है और इसके नेता नरेंद्र मोदी है। जब पाकिस्तान को नहीं छोड़ा तो आजम कैसे बचेगा? अच्छा, आप जो है खुद उत्तर प्रदेश के भी एक चाणक्य कहे जाते हैं, खासकर राजनीति के मसले पे अच्छा ज्ञान है आपको। इस बार जो है क्या समाजवादी पार्टी बसपा का जो एक गठबंधन है, और क्या
बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से बकायदा एक आमने सामने वाले बने हैं, तो इस बार गठबंधन कहाँ रहने वाला है? कहाँ आमने सामने बना है? कांग्रेस ने 7 सीटें छोड़ी हैं। बहन जी ने कहा कि तुम्हारे दया की भीख की जरूरत नहीं। तेल पानी कभी मिलता है? गठबंधन शिवपाल का भाजपा का हो सकता था, भाजपा को जरूरत नहीं है, सशक्त से वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस और शिवपाल का स्वाभाविक गठबंधन बन सकता था, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, शिवपाल के पास अच्छे चेहरे की कमी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी लटकाया। इस डर से लटकाया कि अगर हम शिवपाल से गठबंधन कर लेंगे तो बुआ बबुआ नाराज हो जाएंगे और कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए। तो न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे हम न उधर के रहे हम। 7 सीटें छोड़ दी उन्होंने, और बुआ जी कह रही हैं कि तुम क्यों छोड़ी, लड़ाओ, और रात दिन कांग्रेस को गालियां दे रही हैं अनायास। तो गठबंधन का है वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर के अभिषेक सिंघवी और कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों ने तस्वीरें खिंचाई, और राहुल जी बोला है कि ममता और मोदी में कोई अंतर नहीं है, दोनों तानाशाह हैं। वामपंथियों के साथ कांग्रेस का 1 सीट को लेकर बवाल हो गया। तो ये जो गठबंधन है तेल पानी वाला, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। क्या आपको लगता है आने वाले दिन में और भी कई जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो भी जुड़ेंगे मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी से? देखिए, कुछ चैनल चला रहे थे आज जयप्रदा जी के लिए कि जयप्रदा जी का ये दल बदल है। मैं समझ में नहीं आता कि आजकल पत्रकार अपना शोध क्यों नहीं करते। जयप्रदा जी एनटी रामाराव के साथ नहीं कहती, और एनटी रामाराव को ही निकाल दिया जब उनके दामाद ने, तो इनका क्या होता है? वही स्थिति जो हम मुलायम सिंह के साथ थे। जब मुलायम सिंह को ही निकाल के बाहर बेटा ने कर दिया, तो फिर बचा क्या? दल बदल क्या हुआ? एक युग का पन्ना ही फट गया, और फाड़ने वाला भी कोई और नहीं। वैसे ही जैसे औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा और पिता को कैद किया, हुई हाल हुआ। वहाँ एनटी रामाराव को चंद्रबाबू ने किया, यहाँ मुलायम सिंह को अखिलेश ने किया। इसको आप दल बदल कहते हैं। और कितने शालीनता से, कितने प्रेम से, और कितने आदर से, कितने स्नेह से 2 बार, बल्कि समाजवादी पार्टी को तो प्रसन्न होना चाहिए था कि रामपुर की सीट कभी उन्हें नहीं मिलती थी। विधान परिषद का टिकट इन्होंने नहीं दिया। बहुत 300 फिल्मों में इन्होंने काम किया है, 10 साल तक वहाँ रही। फिल्म चलचित्र समिति में भी जया बच्चन के विरोध थे, इनको ना उपाध्यक्ष भी नामित नहीं किया। बहुत आदर करता हूँ मैं, अब नहीं है। 97 वर्ष के नीरज जी को बना दिया, इन्हें मौका नहीं दिया। तो ये तो उनकी भूल है, जिसकी वजह से आज मैं आपको बोलता हूँ कि पूरे गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से नीचे सीट मिलेगी, बुआ बबुआ अजीत सिंह सबको मिला के, और हर जगह मतलब घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये चलेगा। तो निश्चित तौर पे इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत भर में मोदी लहर है, और घर घर मोदी और हर हर मोदी, ये खुद भी अब आज बोल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।